कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है तापमापी एवं कैलोरी मिति का सिद्धांत यही चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम और साजिद नाडियावाला देख रहे हैं धुआंधार परिभाषाएं हैं। कल अभी हमने आपको 2-3 नए शब्दों से परिचित कराया था, जैसे कि उष्मा। आपको उष्मा के बारे में बताया था कि उष्मा का रियल नाम उष्मीय ऊर्जा होता है। अगर जो है दो वस्तुओं के बीच एक वस्तु से ऊर्जा दूसरी वस्तु में आए, स्थानांतरित हो और दोनों का ताप अलग अलग हो, तो यही आने वाली ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहते हैं। मतलब परिभाषा बनाए थे कि दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहलाती है। माने अगर एक वस्तु बेटा 70 डिग्री सेल्सियस पर हो और एक वस्तु 20 डिग्री सेल्सियस पर हो, दोनों संपर्क में लाओ तो कुछ देर बाद कम ताप वाली वस्तु भी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब इससे ऊर्जा इसमें आई, कभी ये गर्म हुई, तो जो ऊर्जा इससे इसमें आई वही जो है उष्मा या उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहलाती है। ठीक है बेटा, दो वस्तुओं के मध्य उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा उष्मीय ऊर्जा या, इधर क्लियर। अब बच्चों, हमने कल आपको बताया था कि चूंकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसलिए बेटा चुटकिन इसका मात्रक जूल होगा और इसका बीआरटी मात्रक कैलोरी होता है। कल बेटा एक कैलोरी और एक जूल की परिभाषा समझाए थे कि एक कैलोरी क्या होता है। अगर हम आपको साजिद 1 ग्राम जल दे दें, हाउ मेनी जल, हाउ मच जल, मेरी गलत मच लगेगा। अगर 1 ग्राम जल दे दें और उसको कहे चल दे उष्मा, लेकिन इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, जैसे अगर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है तो इसका ताप कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो 1 ग्राम जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने हेतु जितनी उष्मा जरूरी है वही उष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। तो परिभाषा ऐसे बनेगी चुटकिन बेटा, 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। याद करिए देवेश पांडे, इसी में एक और परिभाषा बताए थे कि अगर अभी 1 किलोग्राम जल ले लो, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी कहलाती है। कैलोरी उष्मा का एक बड़ा मात्रक है जिसका मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। हमने आपको जो है बताया था कि अगर 1/4.18 ग्राम जल हो और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो जरूरी उष्मा की मात्रा 1 जूल कहलाती है। तो जूल की परिभाषा, कैलोरी परिभाषा, किलो कैलोरी, किलो जूल, सबकी परिभाषाएं बताए थे। उसके बाद एक शब्द बताए थे उष्माधारिता। उष्माधारिता केवल परिभाषा के लिए याद रखिए कि किसी भी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उष्माधारिता कहलाती है। नहीं समझे उन्हें सर? किसी वस्तु का तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सके हम उसका तापमान, जितनी उष्मा आवश्यक होती है वही उष्मा जो है उष्माधारिता कहलाती है, मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको यहां पर एक चीज और बताए थे, ध्यान दीजिएगा देवेश जी, इस चैप्टर में और आगे आने वाले हर उष्मा के चैप्टर में विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा क्या जरूरत पड़ती है। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए और जो आज आए हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, उनके लिए थोड़ा सा हम विशिष्ट उष्मा एक बार उनेसा की फरमाइश पर फिर से बता दे रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा
उनेसा बेटा आज से जान लो एक ट्रिक सवाल लगाने के लिए। अगर कभी किसी वस्तु का ताप बढ़ता रहे, जैसे कहा जाए कि 10 ग्राम जल को खौलते जल में डालने पर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, दुनिया की कोई सवाल में अगर कभी देखो टेम्परेचर बढ़ता रहे, ताप बढ़ता रहे, तो जान लो पक्का पक्का उसको विशिष्ट ऊष्मा मिली है। विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो ताप बढ़ाती है, माने ताप बढ़ाऊ ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। और अगर कहा जाए, उन्हें ऐसा सवाल लगाने के लिए 10 ग्राम बर्फ को खौलते जल में डाल दिया तो जल का तापमान, मिश्रण का तापमान अब क्या होगा? तो आप बर्फ डाली गई, बर्फ पिघलेगी, बर्फ की अवस्था बदल जाएगी, ठोस से द्रव बन जाएगी। तो जब कभाव सवाल में अवस्था बदलत रहा है, चाहे बर्फ जो है पानी बनत हो, चाहे पानी भाप बनत हो, चाहे भाप बर्फ बनत हो, एनी डाउट, तो वहां उष्मा गुप्त उष्मा लगती है। गुप्त उष्मा अवस्था बदलाऊ उष्मा है, और विशिष्ट उष्मा ताप बढ़ाऊ उष्मा है। ठीक है ना? तो आप ये समझते रहना कि ताप बढ़ने का कार्यक्रम जहां रहेगा वहां विशिष्ट उष्मा, और जहां जो है अवस्था भी बदलती रहेगी वहां गुप्त उष्मा। दिमाग में कनेक्शन है? अच्छा, तो कल हम समझाए थे अरमान कोहली कि किसी भी वस्तु के लिए जो उष्मा होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर। इसका मतलब जैसे कल समझाए थे कि अगर घर एक खाना बनवे हो, 10-12 जने खाना बनवे हो, 2 किलो सब्जी, 2 किलो ऐसे सब लागे दालो, तो थोड़ा सा मात्रा है खाने की, तो थोड़ी उष्मा से काम चल जाता है कि नहीं? 2-3 लकड़ी लगा दे, काम करने लगा दे, बन जाता है ना? लेकिन अगर न्योता वाला खाना बनवा हो, माने 10-20 हजार मनाई बिना खाना बनवा हो, ज्यादा मात्रा में भोजन है, 2 क्विंटल सब्जी, 2 क्विंटल ऐसे, तो ज्यादा उसमें देख पड़त कि ना लकड़ा लगा पड़त बड़ा बड़ा। हाँ, तो कहने का मतलब जो है, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान कम था तो उष्मा कम लगी, द्रव्यमान ज्यादा हो गया तो किसी पदार्थ हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ऐसा समझ है कि नहीं? बोलो हाँ, सा समझ आया? ठीक है। और कल बताए थे कि उष्मा की मात्रा ताप वृद्धि के भी समानुपाती होती है। जैसे थोड़ के गैस खोल दे चुटकिनिया तो देर में दूध उबले, उसमें धीरे धीरे मिलत बा के मतलब कम मिलत बा, और फुल कहता बात करवाई जाए माने ज्यादा उष्मा मिल गए। तो यहाँ किसी पदार्थ हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और वस्तु के ताप में वृद्धि पर निर्भर करती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल m डेल्टा T, Q समानुपाती m डेल्टा। और बच्चों समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और नियतांक के रूप में C यूज होता है, Q बराबर C m डेल्टा T। एनी डाउट बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं? अब C बराबर Q अपान m डेल्टा T। सभी छोटे छोटा देखो, यहाँ C विशिष्ट ऊष्मा है जिसको बताए थे कि यस से भी लिखा जा सकता है। साजिद नाडिया वाला, यहाँ इसकी परिभाषा बनानी हो तो नीचे वाले पद को क्या मान ले? देखो C बराबर Q बटा 1 गुणे 1 माने Q। C बराबर Q आ गया कब? जब यह 1 था और डेल्टा T भी 1। तो परिभाषा बन जाएगी हिमांशु के गुप्ता, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने हैं तो आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ के विशिष्ट उष्मा कहलाती है। ओके, तो विशिष्ट उष्मा हमने कल दिखाया था 2 होती है, सिपिया सिविया, स्थिर दाब वाली विशिष्ट उष्मा, और इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि परिभाषा शुरू करते समय स्थिर दाब और अंत में स्थिर दाब बोल दो। कैसे? बोलो कैसे? स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने हेतु तो आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की स्थिर दाब वाली विशिष्ट उष्मा Cp कहलाती है। समझ है बेटा? स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने हेतु तो आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की स्थिर आयतन वाली विशिष्ट उष्मा Cv कहलाती है।
फिर उसके बाद हमने आपको चुप्पे वाली बात बताई थी ये कि अगर यहां जो एकांक द्रव्यमान है, एकांक के बजाय एक मूल बोल दो और पदार्थ के बजाय गैस बोल दो, क्या कहेगा? पदार्थ के बजाय एकांक के बजाय, तो वो जो है परिभाषा हो जाती है ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा की। क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट। चलो बोला जाए, चलो। किसी उष्मागतिक निकाय, माने गैस बोला था, फिजिक्स में गैस का उष्मागतिक निकाय कहा जाता है। किसी उष्मागतिक निकाय के एक मोल द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा उस उष्मागतिक निकाय की ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा कहलाती है। ओके बेटा मलिच्छिन, तो ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा कई प्रकार की होती है बेटा छोटे? 2 प्रकार की, एमसीपी, एमसीपी। तो स्थिर दाब लगाया जाता है, एमसीपी आ जाए। कैसे कैसे बोला? स्थिर दाब पर किसी उष्मागतिक निकाय के एक मोल द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने हेतु तो आवश्यक उष्मा की मात्रा उस उष्मागतिक निकाय के स्थिर दाब वाले ग्राम अणु विशिष्ट उष्मा एमसीपी कहलाती है। आपने देखा एक बात, मेरी ट्रिक देखो सचिन यादव, कि ऐसी परिभाषा बनाता हूं कि एक से कई सारी बन जाती हैं। तो एक याद करो बेटा मलिच्छिन, सारी तैयार हो जाती है। तो इसी के साथ लेकिन रो जाओ तब ना, तुम लोग तो छुट्टा मार देती हो। हाँ शिवांशु, क्या आपको पता है कि अब कौन सी हेडिंग हम बताएंगे? चलो थोड़ा सा मलिच्छपन टाइप की हेडिंग देख लो। अवस्था परिवर्तन। ऐसा उन्हें सा दिख नहीं रहा है कि सब जो है केवल परिभाषाएं हैं इस लेसन में। एक चीज जान लो उन्हें सा, तुम चाहे जानकार हो चाहे ना जानकार। इसके बाद आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे उष्मा संचरण, उष्मी प्रसार, माने उष्मा कैसे प्रवाहित होती है। उष्मा कैसे प्रवाहित होती है। उष्मी संचरण पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और उसके बाद चालन संवहन विकिरण और फिर इंजन एक लेसन है, उष्मा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उष्मा मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म करा दो, क्योंकि उसके बाद के लेसन उड़ौआ चलते हैं। तरंग गति होती, अरे जाऊं झकास उड़त थी, लेकिन समय कौन लेता है? उष्मा समय लेती है, समय लेती है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अवस्था परिवर्तन, देहाती शब्द काय का समझाई, अवस्था का बदल जाना। अवस्था क्या होती है पदार्थ की? वैसे साइंटिस्ट आज की डेट में तो खोज लिए हैं कि दुनिया में देयर आर 5 प्रकार की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोथ स्ट्रीम। 5 अवस्था या आयनिक स्टेट भी इसको कहते हैं। तो 5 प्रकार की अवस्थाएं हो गई हैं, ठोस, द्रव, गैस और जो है आयनिक स्टेट। लेकिन हम लोग अभी भी बुक में 3 अवस्था में अटके हैं, ठोस, ठोस बोले तो बर्फ, और द्रव बोले तो पानी, और गैस बोले तो भाप, वाष्प। फिजिक्स में वाष्प कहा जाता, भाप ना कहा जाता, आओ का वाष्प का। अब अवस्था बदलना माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना। आज आपके साथ हम जो है लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो उष्मा मलिच्छिन चीज है, ये रीजन बनती है अवस्था बदलने का। कभी उष्मा दे दो तब अवस्था बदल जाएगी, कभी उष्मा ले लो तब अवस्था बदल जाएगी। देने या लेने से अवस्थाएं बदलती हैं, नहीं मानोगी? अगर किसी ठोस पदार्थ को क्या उष्मा देते रहो देते रहो देते रहो, तो कुछ देर बाद वो द्रव में बदल जाएगा। और यह घटना गलन कहलाती है। नहीं समझे? ध्यान समझो हमको पांडे। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना गलन कहलाता है। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना गलन कहलाता है। और जिस तापमान पर यह क्रिया होती है या यह संपन्न होता है वह तापमान गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नहीं समझो?
और ये घटना उष्मा देने पर होती है। अगर किसी पदार्थ को उष्मा दो तो वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाएगा, और यह घटना गलन कहलाएगी। जिस तापमान पर यह क्रिया होगी संपन्न, गलना। याद हो गया। तो दूसरा है, अगर द्रव को उष्मा दो उन्हें तो वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में, माने गैस में। और यह क्रिया जो है क्वथनांक या वाष्पन कहलाती है। क्वथन या वाष्पन, क्वथन या, ठीक है। पदार्थों का हमारी तरफ परिभाषा बनेगी, पदार्थों का द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाना क्वथन या वाष्पन कहलाता है। जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इधर क्लियर, क्लियर। तो आपने देखा कि पदार्थों को उष्मा देने पर ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाना गलन, और द्रव अवस्था से वाष्प या गैस में बदल जाना क्वथन कहलाता है। अब ऐसे ही बेटा उल्टवासु, द्रव से ठोस में बदल जाना, हिमायन, फ्रीजिंग। नहीं समझे? द्रव पदार्थों का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाना हिमायन कहलाता है। जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कहलाता है। माने पानी से बर्फ बन जाना, जल से, ठीक है। तो पदार्थों का द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाना हिमायन कहलाता है। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही वाष्प से द्रव में बदल जाना द्रवण कहलाता है। क्या? देख लो जरा, पदार्थों का वाष्प से द्रव में बदल जाना, वाष्प से द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? द्रवण कहलाता है। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक। ठीक है, इधर के लिए। तो ये चार प्रकार की अवस्था का परिवर्तन होता है। फिर से देख लो, फिर से नहीं देखोगे। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना गलन कहलाता है। और यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है गलनांक कहलाती है। पदार्थों का द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाना हिमायन कहलाता है। यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे जो है हिमांक कहते हैं, मलिक चिन्ह। उसी तरह से पदार्थों का द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाना क्वथन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ऐसे ही पदार्थों का गैस या वाष्प अवस्था से द्रव में बदल जाना द्रवण कहलाता है। यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है द्रवणांक कहते हैं। तो अब यहां बच्चों चार विशेष अवस्था परिवर्तन के सिस्टम है। दो मलिष्पन टाइप के हम विशेष बातें बता रहे हैं। चार है मेन अवस्था परिवर्तन, यही चार तो पढ़े हो आप लोग कि कुछ और भी पढ़े हो? ठीक है, तो वो सब वीआईपी स्टेट है। तो दो वीआईपी स्टेट बता रहा हूं। जैसे पदार्थों का उष्मा देने पर ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना। माने ठोस पदार्थ है, उष्मा देंगे तो द्रव बनेगा ना, लेकिन अगर ये द्रव ना बदले सीधे किसमें बदल जाए? वाष्प में, गैस में। तो पदार्थों का उष्मा देने पर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। और जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन होता है वे ऊर्ध्वपातज
कहलाते हैं। जैसे जो है नौसादर और कपूर, ये ऊर्ध्वपातज हैं। सीधे अगर कपूर को गर्म करते हो तो हवा बन के उड़े लगे, तो पानी जहाँ बन के पिघल के जल बन जाए, है ना। तो पदार्थों का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प या गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातज कहलाती है। तो उनेसा जी एक अंदाज लगा ली कि एक विशेष बात ये है। एक और विशेष बात है, वो भी उनेसा जी बताएं। हिंदुस्तानी अपने अंदाज से करें। देखो एक घटना होती है, सब देखो स्पेशल बातें हैं, हमको पढ़ना चाह है लेकिन ये थोड़ा सा हट के है, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से है। तो शिवांशु बता दे छठवा भी। चलिए अगर अभी इधर ध्यान दो, 2 बर्फ के टुकड़े ले लो, द्रव बर्फ के टुकड़े ले लो और एक के ऊपर एक रखो, एक के ऊपर एक रखो और उनको जो है तेजी से दबाओ। क्या करो? बर्फ के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके, और अगर तेजी से दबाया जाए तो कुछ देर बाद दोनों बर्फ के टुकड़े जुड़कर एक टुकड़ा बन जाते हैं। इसे पुनर्हिमायन कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं? अब ऐसा ये होता कैसे? जैसे एक टुकड़ा ये है बेटा, और एक इधर देखो यार देवेश, एक टुकड़ा ये, ठीक है ना। अब इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक सटाकर दबा रहे हैं, इधर क्लियर। तो जब दबाओगे बेटा तो ऊपर वाले टुकड़े की निचली परत ये वाली और नीचे वाले टुकड़े की ऊपरी परत क्या होगी? दाब बढ़ने पर ताप बढ़ेगा, वहां दाब बढ़ा होता ही ना, दबावत ही तो हुआ टेम्परेचर बढ़ेगी ना, और टेम्परेचर बढ़े से ऊपर परत पिघल जाए, ठोस है उष्मा देवे तो दड़ो बनेगी ना है। तो ये ऊपर वाले टुकड़े की जो पहला वाला टुकड़ा ऊपरी टुकड़ा है, इसकी निचली परत एक परत पिघल जाएगी कि नहीं? पिघल कर क्या बन जाएगी? जल। थोड़ा सा हिस्सा जो है जल, और यहाँ भी जो है निचली जो टुकड़ी है इसे भी दाब पड़ने के कारण इसकी भी थोड़ी परत क्या बन गई? जल। लेकिन दोनों टुकड़े बर्फ के ताप परत, ये जो जल है, ये जो जल है, यहाँ जो जल बना हुआ है, इन बर्फों के कारण वो जम जाएगा, और जब वो जल जमेगा तो दोनों टुकड़ों को लेकर जमेगा, माने दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे। इधर क्लियर? फिर से एक बार देखो देवेश जी, जब जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके तेजी से तो ऊपर वाले टुकड़े की निचली परत और नीचे वाले टुकड़े की ऊपरी परत का कुछ हिस्सा दाब बढ़ाने के कारण ताप बढ़ता है, क्योंकि पी प्रोपोर्शनलिटी, और इस वजह से ऊपरी और निचली परत दोनों की क्या होती है? थोड़ा पिघल कर जल बनती है, और ऊपर और नीचे बर्फ है तो उस जल का बर्फ के ताप के कारण जो है वो जमा हो जाता है, माने वो जल फिर से जमता है तो ऊपर और नीचे वाले टुकड़े के साथ जमता है, तो दोनों टुकड़े क्या हो जाते हैं? चिपक कर एक, बिना ये कोनो फिजिक्स लगाए दोनों टुकड़ा जुड़ जाते हैं जादू से, है ना। तो ये जो है आप कभी करिए, 2 बराबर जो है बर्फ के टुकड़े रहे, लेकिन उनको खूब ताकत के साथ दबाइए, टूटने ना पाए तो इतना ताकत से दबाइए, तो दोनों टुकड़े जो है क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जुड़े इसलिए कि उनकी परत जो संपर्क परत है वो पिघल गई, पिघल कर जल बनी, और वो जल दोनों बर्फ के ताप के कारण फिर से जमेगा, और अब जब जमेगा वो बर्फ वो जल तो ऊपर और नीचे वाले टुकड़े के साथ जमेगा, माने दोनों टुकड़े मिलकर, इसलिए इसको कौन सी घटना कहते हैं? पुनर्हिमायन, बार बार हिमायन। तो ये इतना समझ में आया बच्चों। अब आपके सामने ये चीजें अगर क्लियर हो गई है तो एक और लंतरानी में मार दे रहा हूं इसी बात पर, गुप्त ऊष्मा। शिवांशु बेटा मजेदार लग रहा है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर में बड़ा लग रहा है। गुप्त ऊष्मा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हाँ अंकित प्रजापति ध्यान देंगे। गुप्त ऊष्मा अभी बताए थे, गुप्त ऊष्मा के बारे में उन्हें अवस्था बदलाव ऊष्मा, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन
हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। कम द्रव्यमान की वस्तु है तो क्या उष्मा बदले, क्या अवस्था बदले बिना कम उष्मा चाहिए। ज्यादा वस्तु है तो उष्मा बदले बिना ज्यादा उष्मा चाहिए ना। तो यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, बराबर और एक नियतांक यल यूज होता है। ये सूत्र है Q बराबर ml, यहाँ L बराबर Q अपान M। L ही गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट है, इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, क्या और M बराबर 1 कर दे तो L बराबर Q। परिभाषा बता लो, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है। नहीं मानोगे, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था बदलने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ के, इधर ओके, इधर ओके, नॉट ओके, पक्का। तो इस तरह से बच्चों ये गुप्त उष्मा की परिभाषा हो गई, इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ओके बेटा, विमीय सूत्र इसका जान ही रहे हो, m0 या 2t - 2 होता है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में लिखा पढ़ी करते हैं।